नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जायसी के नागमती संदेश खंड में व्याख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका नागमती संदेश खंड का ये अंतिम अवतरण है जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। जायसी कहते हैं, बरिस एक तेहि सिंगल भयऊ, भोग विलास करत दिन गयऊ। भा उदास जो सूना संदेशु, संवरी चला मन चितौर देसु। इसके माध्यम से जायसी ये बताना चाहते हैं कि नागमती का संदेश सुनने पर राजा रत्नसेन, पद्मावती और राजा गंधर्वसेन, जो कि रानी पद्मावती के पिता हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या मनोदशा होती है, उसी का ही इसमें वर्णन किया गया है। बरिस एक तेहि सिंघल भयऊ, भोग विलास करत दिन गयऊ। कि राजा रत्नसेन को सिंघलगढ़ में रहते रहते 1 वर्ष हो गया। भोग विलास करत दिन गयऊ, वहाँ पर उसके सब दिन भोग विलास करते हुए व्यतीत हुए या समाप्त हुए। भा उदास जो सुना संदेशु, कि जब उसने नागमती के संदेश को पक्षी के माध्यम से सुना तो उसका मन उदास हो गया। संवरी चला मन चितौर देसु, तब वह मन में अपने देश यानी चित्तौड़ का स्मरण करने लगा। कमल उदास जो देखा भंवरा, थिर न रहे अब मालती संवरा। कि कमल यानी कि जो पद्मावती है, जो कि कमल रूपी जो पद्मावती है, उदास जो देखा भंवरा, कि उसने देखा कि रत्नसेन रूपी जो भंवरा है वो उदास हो रहा है। राजा रत्नसेन को उदास स्थिति में देख करके रानी पद्मावती को लगा कि थिर न रहे अब मालती संवरा, कि अब मालती रूपी नागमती का स्मरण करने से या वहाँ पर जाने से, नागमती के पास जाने से अब राजा रत्नसेन को नहीं रोका जा सकता। अब वह यहाँ पर नहीं रुकेगा, थिर ना रहे यानी स्थिर नहीं रहेगा, यहाँ से चला जाएगा। जोगी भंवरा पवन परावा, कित सो रहे जो चित्त उठावा। क्योंकि जोगी, भंवरा और पवन ये क्या होते हैं? पराए होते हैं। जब इनके मन में आ जाता है कित सो रहे जो चित्त उठावा, जब इनके मन में आ जाता है तो ये नहीं ठहरते और कहीं भी चले जाते हैं, यानी कि ये स्थिर नहीं रहते हैं। जोगी भी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भ्रमण करता है, भंवरा भी और पवन भी, ये तीनों का स्वभाव जो है वो स्थिर नहीं होता है। जो पे काढ़ी दई जीव कोई, जोगी भंवर न आपन होई। कि यदि कोई इन्हें अपना हृदय भी, जीव भी निकाल करके दे दे तो भी ये योगी भंवरा न आपन होई, तो भी ये अपने नहीं होते, अर्थात ये सदा ही पराए होते हैं। जो तजा कमल मालती हिय घाली, अब कित थिर आछे अली आली। कि पद्मावती ने ऐसा विचार किया कि हे सखी, तजा कमल, कि राजा रत्नसेन रूपी भंवरे ने पद्मावती रूपी कमल को छोड़ करके मालती रूपी जो नागमती है उसको अपने हृदय में घाल लिया है या रख लिया है। अब कित थिर आछे अली आली, कि अब वह कैसे यहाँ पर स्थिर होकर के रह सकता है। हे सखी, कि वो अब यहाँ पर स्थिर होकर के नहीं रह सकता, अब वो नागमती से मिलने के लिए
उत्सुक है। गंधर्व सेन आव सुनी बारा, कस जीव भयउ उदास तुम्हारा। कि राजा रत्नसेन ने जब ये बात सुनी तो वह राजा रत्नसेन के पास जाता है, आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि किस जीव भयउ उदास तुम्हारा, कि तुम्हारा मन जो है वो किस कारण से उदास हो रहा है। मैं तुम्ही जीव लावा, दीन्हा नैन में बास। कि मैंने तो तुम्हारे में ही जी लगा रखा है, जीव लावा यानी तुम्हारे में ही जीव ला रखा है, या तुमसे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। दीने नैन में वास, और तुम्हें अपने नेत्रों में बसा रखा है, यानी तुम्हें मैं बहुत ही प्रिय हूँ, या तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। जो तुम हो उदास तो यह काकर कविलास। कि यदि ये इस तरह से तुम उदास हो तो ये जो तुम होई उदास तो, कि यदि तुम इस सब के सारा राज वैभव सुख सुविधाएं होने पर भी यदि तुम उदास हो तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, व्यर्थ हैं, इनका कोई लाभ नहीं है। जो तुम होई उदास तो यह काकर कविलास। कविलास यानी जो सुख सुविधाएं हैं, वैभव हैं, ये सब क्या है, काकर यानी पत्थर के समान है, यानी व्यर्थ है। जो तुम होई उदास, कि यदि तुम इतना सब सुख वैभव होते हुए भी यदि तुम उदास हो तो ये सभी सुख क्या हैं, व्यर्थ हैं, पत्थर के समान है। तो इस प्रकार से इस अवतरण में राजा रत्नसेन की उदासी और पद्मावती की जो पर हृदय भावावस्था है उसको यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ साथ यह भी बताया है कि कमल और मालती यानी पद्मावती और नागमती के प्रति राजा रत्नसेन की आसक्ति को बताया है। और चूंकि जो भंवरा यानी राजा रत्नसेन वो क्या है, स्वार्थी माना जाता है, वो रस का लोभी होता है, तो राजा रत्नसेन भी जो है वो रस का लोभी बताया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया है कि जो पद्मावती के पिता हैं अर्थात राजा गंधर्व सेन, वो राजा रत्नसेन को अत्यधिक प्रिय मानते हैं और उसको उदास देख करके वो यहाँ पर चिंतित हो जाते हैं। इसीलिए उनके सुख वैभव विलास के लिए वो बड़े ही व्यथित होते हैं। इस अवतरण में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर उपयोग हुआ है और चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग तो है ही, और अवधी भाषा का प्रयोग भी देखने को मिलता है। अब चूँकि हम आरंभ में जायसी के विषय में थोड़ा परिचय नहीं दे पाए थे, तो हम थोड़ा जायसी के विषय में भी जानेंगे कि जायसी का परिचय क्या है। जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनको अमेठी राजघराने ने पर्याप्त सम्मान दिया था। ये शारीरिक रूप से यदि इनके विषय में कहा जाए तो ये काने थे, कुरूप थे, लेकिन फिर भी प्रतिभा के धनी थे। जायसी का जो जन्म है वो मुसलमान परिवार में हुआ था, लेकिन ये मन से हिंदू थे। इनके पद्मावत जो है वो प्रेम प्रधान महाकाव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना का समन्वित योग जो है वो देखने को मिलता है। जायसी ने प्रेम मार्ग को अपना करके और हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने के उद्देश्य से या दोनों ही संस्कृतियों को मिला करके एक नवीन संस्कृति बनाने का कार्य किया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ जायसी ने खंडनात्मक प्रवृत्ति को न अपना करके
मंडनात्मक प्रवृत्ति को अपनाया था। वो सूफी थे और इसी के सूफी मत के कारण ही वो निर्गुण ईश्वर और अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों और शक्ति से संपूर्ण ब्रह्म की उपासना करते थे। उनके काव्य कला की क्या विशेषताएं हैं, इसे भी हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जायसी की काव्य कला में प्रथम बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं कि जो उनका पद्मावत है उसमें इतिवृत्तात्मकता, यानी बार बार एक ही चीज़ का वर्णन जो है वो हमें बार बार देखने को मिलता है। उस इतना सब होने के बावजूद भी उसमें रसात्मकता है, यानी बोरियत नहीं होती है, आपको पढ़ने में आनंद आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जायसी जो है वो प्रकृति सौंदर्य के पारखी के रूप में भी दिखाई देते हैं। उनका हृदय प्रकृति की जो सुंदर मनोरम क्रीड़ाएं हैं उनको देख करके भाव विभोर हो उठता है। तो इसलिए जायसी जो है प्रकृति सौंदर्य के अच्छे पारखी माने जाते हैं। इसके साथ साथ पद्मावत जो है, जायसी के द्वारा जो लिखा हुआ पद्मावत है वो श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। जायसी ने श्रृंगार रस के बड़े मनोरम चित्र जो हैं, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग श्रृंगार है, विशेषकर वियोग श्रृंगार का जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जायसी की जो भाषा है वो अवधी है और उसमें शैली जो है वो मसनवी है। जायसी ने इसके साथ साथ अलंकारों का प्रयोग भी किया है, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि का प्रयोग किया है। छंदों में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग देखने को मिलता है और छंद पद्धति जो कहलाती है वो कड़वकबद्ध छंद पद्धति कही जाती है। कड़वकबद्ध छंद पद्धति। जायसी का जो पद्मावत है वो एक प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर काव्य लिखा है। उसमें प्रेम की महिमा को निरूपित किया गया है। प्रेम पद्धति में प्रेम की पीड़ा, विरह वेदना आदि का विशेष महत्व बताया गया है। जायसी का जो विरह वर्णन है, विशेष करके नागमती का जो विरह वर्णन है, वो हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु मानी जाती है, यानी साहित्य में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।